हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को आइए आज हम सैर कराते हैं दुनिया की। यहाँ पर हम हैं भारत में, और यहाँ से अगर हम सीधा एशिया से और यूरोप में अगर एंट्री करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये फ्रांस देश है। आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा, यूरोप का बहुत बढ़िया देश है। फ्रांस के ही पड़ोसी हैं ये इंग्लैंड है, लेकिन आज हम इंग्लैंड की बात नहीं करेंगे। ये इसके बिल्कुल ऊपर जर्मनी है, ये पोलैंड है, और ये इसके बिल्कुल साथ में ऑस्ट्रिया है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जिसमें कि पुराने टाइम में ये तीनों देश एक साथ होते थे। कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। और इनका नाम होता था ऑस्ट्रेलिया के जैसा ही, ऑस्ट्रिया। तो इस कहानी में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये जो बड़ा सारा ऑस्ट्रिया यानी कि जर्मनी, पोलैंड और ये ऑस्ट्रिया है ही ऑलरेडी, ये सारे सारे मिल के ऑस्ट्रिया हो गया। पोलैंड, POLAND, पोलैंड। और जर्मनी ये है ही जर्मनी। तो जब ये तीनों इकट्ठे थे, MANY, जर्मनी, तो इन सबको पर्सिया बोला जाता था। आपने नाम सुना होगा, पर्सिया। तो पर्सिया ने जब फ्रांस पर आक्रमण किया, तो वैसे तो हम साइज से भी देख सकते हैं कि अब ये तीन देशों की सेनाएं जब एक साथ आएंगी तो फ्रांस इस लड़ाई में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और फ्रांस के जो बॉर्डर के एरिया होते हैं, थोड़ा सा मैप को हम जूम करते हैं, ये देखिए फ्रांस की पेरिस राजधानी आ गई, और ये बहुत सारे इसके डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, स्ट्रेसबर्ग, लग्जमबर्ग। और इसी तरह से जब हम इसको और जूम करते जाएंगे तो यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट्स थे। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है एल्सेक, ALSACE, एल्सेस। और दूसरा है लॉरेन, LORRAIN। इन दो डिस्ट्रिक्ट पर पर्सिया की सेनाएं कब्जा कर लेती हैं। और जब दुश्मन देश आपके क्षेत्र पर कब्जा करता है तो क्या हो सकता है, उनके बारे में ये कहानी आज हमें बताएगी। तो आइए देखते हैं द नेम ऑफ द स्टोरी क्या है, ये स्टोरी लिखी किसने है, और इसके माध्यम से राइटर हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो कहानी आज की हमारी स्टार्ट होती है। ये हमारी फ्लेमिंगो बुक है। फ्लेमिंगो बहुत ही रेयर बर्ड होता है, और ये एक बुक है, और ये है बुक का लास्ट लेसन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन। और सबसे बड़ा मजाक देखिए, +2 क्लास का पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन, और इसका नाम है द लास्ट लेसन। सो आवर फर्स्ट लेसन इज आवर लास्ट लेसन। राइटर देख लेते हैं, अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स राइटर, जिसने ये लिखा है, और उनका नाम है अल्फोंस डॉडे। टी यहाँ पर साइलेंट है, अल्फोंस डॉडे। ही वॉज बोर्न इन 1840 और डाइड इन 1897। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है हमारे लिए कब पैदा हुआ कब मरा, लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी, 19th सेंचुरी में ये बुक लिखे, क्योंकि 1897 में तो वो डाई हो ही गए थे। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रांस के थे। और अभी जो हमने फ़ोटो देखा, तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया था उसके उत्तर में रहने वाले देश जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जिन तीनों को मिला के उस समय पर्सिया कहा जाता था। तो अब वो क्या होता है, आइए देखते हैं। फ्रैंको प्रूसियन वार, प्रूसियन मीन्स पर्सिया। लड़ाई हुई 1870-71 में, और ये 1840 में इनका जन्म हुआ था। तो लगभग 30 वर्ष की इनकी आयु थी। ये बिल्कुल जवान थे, यंग थे, और अपने देश के प्रति देशभक्ति जवानों में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या कहते हैं कि जो पर्सिया ने क्या कर दिया, फ्रांस वाज डिफिटेड। इस युद्ध में फ्रांस जो था वो हार गया था।
और प्रुसिया जो है वो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया से मिलकर के बना था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, जो दो डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एल्सेक और लॉरेन, इन दोनों में क्या होता है, हैव पास्ड, ये पास हो जाते हैं कहाँ पर, इनटू, कहाँ पर, पर्सियन हैंड्स, पर्सिया के कब्जे में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन द लाइफ ऑफ ए स्कूल। स्कूल पर आइए, स्कूल है, स्कूल में एक बच्चा है और उन पर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। एंड द स्टोरी बिगिंस विद आई को हमने पहले बात की थी कि जब आप अपने आप के बारे में बोलते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आई को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जब फर्स्ट पर्सन अपनी कहानी सुनाता है तो इस टेक्निक को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहते हैं। NARRATIVE, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव की तकनीक से लेखक ने इस पाठ को लिखा है। और देखते हैं, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में देखना कुछ चीज़ें आएंगी। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, ढूंढना है, काउंटेड ऑन, थम्ब्ड एट द एजेस, इन यूनिसन, अ ग्रेट बसल एंड reproach ourselves with, इन चीज़ों को हम लेसन में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। आई की हम बात कर चुके हैं कि आई स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन नरेटिव। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, लेट हो जाता है। आई एक बच्चा स्कूल में जाने में लेट हो जाता है। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्कोल्ड होता है रिब्यूक करना, और अगर रिब्यूक भी ध्यान ना आए तो इसका REBUKE, रेब्यूक, ये भी ध्यान ना आए तो हम कह सकते हैं एंगर, कि स्कूल में लेट होने के बाद मुझे लगता है प्रार्थना में कोई सज़ा दी जाएगी, मुझे टीचर के द्वारा स्कोल्ड किया जाएगा, डांटना। स्पेशली बिकॉज एम हैमल, क्योंकि एम हैमल जो हमारे टीचर हैं, देखिए दो चीज़ आ चुकी हैं, विद्यार्थी आ गया उसका भी नाम नहीं आया है, और टीचर आ गया है, टीचर का नाम है एम हैमल, HAMEL, हैमल। तो आगे देखते हैं। had said that he would question us on participles, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल, आपने सुना होगा, नहीं तो अभी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये सब क्या हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछना था हमारे टीचर ने। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उनका पहला अक्षर भी नहीं आता था, मुझे तो उसके बारे में ABCD का भी नहीं पता था, मैं कमज़ोर था। और टीचर पक्का ये सोचेगा कि टेस्ट से बचने के लिए मैं आज लेट हुआ हूँ। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि क्यों ना भाग जाएं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल के दरवाजों से दूर कहीं दिन बिताते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इट वॉज सो वार्म, लेकिन बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड होता है लकड़ी, और लकड़ी होती है पेड़ की, एक पेड़, फिर दूसरा पेड़, फिर तीसरा पेड़, और बहुत सारे पेड़ आप बताइए कहाँ होते हैं, जंगल में या फॉरेस्ट में। तो यहाँ वुड का जो मीनिंग है वो फॉरेस्ट से लिया गया है, FOREST, फॉरेस्ट। तो राइटर कहता है कि दिन गर्म भी था, चमकीला भी था, पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल होती है ये जैसे SAW, सा से मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे टीचर पूछा करते थे कि एक मैं फ्रेज बोलता हूँ, आप उसका मीनिंग बता देना, कि आई सा ए सा विच could not saw,
3 बार आया है SAW सा, और तीनों बार इसका अलग अलग मीनिंग है। हिंदी में भी आता है कि रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हर जगह अलग मीनिंग। देखिए, पहले सा का मतलब है देखना, ऐसा ऐसा। दूसरे सा का मतलब होता है आरा। मैंने एक ऐसा आरा देखा, विच कुड नॉट सा, जो काट नहीं सकता था। मतलब उसके ब्लेड कमजोर हो गए होंगे, वो लकड़ी नहीं काट पाता था। तो वो कह रहे हैं कि सामिल था वहां पर एक, और उसके ओपन फील्ड था वहां पर पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग होता है 1 to 1, लेफ्ट राइट लेफ्ट। जो परेड करते हैं सैनिक, उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग। तो वहाँ ड्रिलिंग चल रही थी, वो भी पर्सियन सोल्जर्स की। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रांस की कहानी, फ्रांस देश, और वहाँ पर पर्सिया के सैनिक क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लड़ाई में फ्रांस हार गया था और इस जगह पर पर्सिया का कब्जा हो गया था। It was all much more tempting than the rule for participles. अब क्लास की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा अटेम्प्टिंग, अट्रैक्टिंग करने वाला था कि ये दूसरे देश की सेना यहाँ क्या कर रही है। जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान के सैनिक हमें दिल्ली में घूमते मिल जाएं, या हमें पंजाब हरियाणा में घूमते मिल जाएं, तो एकदम से हमारा माथा ठनकेगा कि ये पाकिस्तान के सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही होता है। पर्सिया के सोल्जर्स फ्रांस में परेड कर रहे हैं, जिसे आर्मी की भाषा में फ्लैग मार्च भी कहा जाता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो पुलिस जब परेड करती है तो उसे फ्लैग मार्च कहते हैं। अपना झंडा लेकर घूमने का मतलब है कि इस धरती पर हमने अपना झंडा गाड़ दिया है, ये धरती अब हमारे कब्जे में है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू resist एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और मैं इन सब को देखने के बाद भी स्कूल की तरफ चल पड़ता हूँ। तो सेकंड पैराग्राफ में देखिए, सेकंड सीन यहाँ पर आ जाता है। अभी तक क्या हुआ? पहले पैराग्राफ में वो लेट था घर से, और वो रास्ते में सैनिक देखता है, और सैनिक भी किसके? एक दूसरे देश के, एक दुश्मन देश के सैनिक वहाँ पर हैं। अब देखिए, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक टाउन हॉल, कि पूरे शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जहाँ पर पूरे शहर के लोग कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। उस टाउन हॉल के आगे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। अब ये भीड़ किस चीज़ की है? बुलेटिन बोर्ड के पास। बुलेटिन होता है न्यूज़, जहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई समाचार लगता है, उसके बोर्ड को हम, जैसे आपके स्कूल्स में नोटिस बोर्ड होता है। फॉर द लास्ट 2 years, और 2 साल से जब से लड़ाई चल रही थी, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। सारी की सारी बुरी खबरें, बुरे अपशकुन, सारी चीज़ें यहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, किस प्रकार से लड़ाइयाँ हारी जा रही हैं। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। रुक तो सकता नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में जाने में लेट हो रहा था। बिना रुके मैंने सोचा, वट कैन बी द मैटर नाउ। आज ऐसा क्या हो सकता है? मैटर मीन्स मामला। क्या मामला हो सकता है? लोग यहाँ इतनी भीड़ करके क्यों खड़े हैं? देन आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड। और फिर मैं उतनी तेज चला जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ था। अब देखिए, ब्लैक स्मिथ 2 शब्दों से मिलके बना है, ब्लैक और स्मिथ। ब्लैक होता है काला, काला होता है लोहा। लोहे का काम करने वाला लोहार, उसको हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। और इसी की जगह अगर कोई सोने का काम करने वाला हो तो गोल्ड स्मिथ। नाम था उसका वॉचर। अब देखिए, यहाँ पर भी एक खास बात बनती है। अगर बीच में हम टी लगा दें, WAT, ये यहाँ पर है नहीं, मैंने लगाया है CHTER,
वॉच मैंने देखना, टर्टर मैंने बोलना। कि कई बार आपने ऐसे आदमी देखे होंगे जो जो कुछ भी देखते हैं वही टर्टर करके बोल देते हैं, उसके पेट में कुछ हजम नहीं होता। तो ये हमारा वॉचर जो है ये भी ऐसा ही है। हु वॉज देयर, वो भी बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पढ़ रहा था। विद हिज अप्रेंटिस, उस लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ के साथ। जो छोटे बच्चे या जो यंग लोग होते हैं जो काम सीखना चाहते हैं उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। जैसे आप अभी +2 कर रहे हैं, आपके कुछ साथियों ने 10वीं के बाद सीधा आईटीआई में एडमिशन ले लिया होगा, तो वो अप्रेंटिस करते हैं, वो जॉब की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनकी जॉब लगती है। जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिस को हम कह सकते हैं। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। डू नॉट गो सो फास्ट, अरे बेटा इतना तेज क्यों चल रही हो। बब, यू गेट टू योर स्कूल, यू विल गेट, पहुंच जाओगे टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम पड़ा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लेकिन वो तो मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं लेट चला हूँ घर से, मैं लेट पहुँचूँगा। और फिर भी वो कहता है जैसे मानो ताना मार रहा हो, थोड़ी जल्दी नहीं चल सकते क्या घर से, अब इतना तेज क्यों चलते हो, तुम तो राजा हो, अपने समय के मालिक हो, बड़ा समय तुम्हारे काबू में है, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। इस तरह से मानो वो मेरा उपहास उड़ा रहा हो, मजाक कर रहा हो। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, और जब मैं मिस्टर हैमल के बगीचे के पास पहुंचता हूँ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मेरी सांस उखड़ी हुई होती है, मैं सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहा होता हूँ। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर क्या होता था कि जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज अ ग्रेट बसल। बसल होता है नॉइज या साउंड। आपने भी देखा होगा कि आप जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, प्रेयर की बेल भी दूर तक सुनाई देती है, फिर प्रार्थना की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर उसके बाद जब बच्चे प्रार्थना के बाद अपने कक्ष तक पहुंचते हैं तो उसकी भी बहुत गहरी आवाज़ हमें दूर दूर तक सुनाई देती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कोई भी सुन सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बेंचों के खुलने बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बहुत सारे पाठ जो हैं वहाँ पर दोहराए जाते हैं, वो भी सुनाई देते हैं। वेरी लाउड, जो बहुत तेज होते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स, कई बार तो हमें कानों पर हाथ रखना पड़ता है। टू अंडरस्टैंड बेटर, इस सब को बहुत अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रॉपिंग ऑन द टेबल, और कई बार तो टीचर का जो रूलर होता है, जो स्टिक होती है, जो छड़ी होती है, वो भी मेज से टकराती है, उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई देती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा शांति वहाँ पर छाई हुई थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स, काउंट होता है गिनना। मैंने कितनी ही बार गिनती की है कि जब इतने शोर में मैं बिना किसी के देखे चुपचाप अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता था, विदाउट बीइंग सीन, और कोई मुझे देख भी नहीं पाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, आज तो रविवार की सुबह जितनी शांति स्कूल में छाई हुई थी। अब देखिए, पहली बार जब वो घर से चलता है लेट होता है, दूसरी बार टाउन हॉल पहुंचता है तो लोगों की भीड़ होती है और विदेशी सैनिक उसे दिखाई देते हैं, और अब स्कूल में भी बिल्कुल चुप्पी है। सब कुछ इतना एबनॉर्मल, इतना अजीब आज कैसे हो रहा है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और मैं खिड़की में से अंदर झांकता हूँ तो मुझे अपनी क्लास के मित्र दिखाई देते हैं। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब बैठे हैं। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और टीचर जो है वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, अप ऊपर जा रहा है, डाउन नीचे जा रहा है।
with his terrible iron ruler under his arm. और छड़ी तो उसने आज भी अपनी बाजू के नीचे दबा रखी है. I had to open the door and go in before everybody. और अब तो सबके सामने ही मुझे अंदर जाना पड़ा. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मेरा डर जो था वो स्पष्ट रूप से वहां पर देखा जा सकता था. बट नथिंग हैपन्ड. लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली. लेकिन टीचर ने एक ही बात कहा, जल्दी से जाओ लिटिल फ्रेंच. और आज पहली बार इतना पहरा पढ़ने के बाद हमें नाम का पता चला है. क्या? लिटिल फ्रेंच. इस बच्चे का नाम है फ्रेंच और बच्चा आपकी स्क्रीन पर है. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. थोड़ी देर भी तुम अगर नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे. देखिए पीछे शहर है, शहर में भीड़ है और ये बुक्स उठाए फ्रेंच अपनी कक्षा की तरफ जा रहा है. I jumped over the bench and sat down at my desk. और मैं लगभग जंप करते हुए बैठ जाता हूँ. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अरे डर के मारे मैंने तो देखा ही नहीं, आज तो मास्टर साहब बड़ा अच्छा कोट पहने हुए हैं. हिज फ्रिल्ड. फ्रिल होता है झालर. झालर वाली शर्ट, नया कोट. कुछ ना कुछ तो आज होने वाला है. और देखते हैं आगे क्या होता है. नया कोट, नई शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और तो और टोपी भी नई. कोट हम देख सकते हैं, शर्ट बताई है. और देखिए ये तीनों चीज़ें जब हम मिस्टर हैमल का करैक्टर स्केच करेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें बहुत नोटिस होने वाली हैं. क्या? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड कैप. कैप भी कैसी? ब्लैक, काली, सिल्क के रंग की कैप. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. और सभी पर एम्ब्रॉयडिंग हुई है, मानो के मानो उस पर कढ़ाई हुई है, नक्काशी हुई है, डिज़ाइन बने हुए हैं. क्या कारण है कि आज हम नई ड्रेस पहने हुए देख रहे हैं हमारे अध्यापक को? तो आइए देखते हैं क्या है. That he never wore except on inspection and prize day. ना तो आज इंस्पेक्शन है और ना ही आज कोई प्राइज डे है. Besides, the whole school seemed so strange. आज तो सब कुछ अजीब है. And Saul बिल्कुल अकेला अकेला दिखाई दे रहा है. But the thing that surprised me most was to see on the back benches. और क्लास के पीछे वाले बेंचेस पर देखिए, वर ऑलवेज एम्प्टी. जो हमेशा खाली होते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली. वहाँ पर गांव के लोग आए हुए हैं. क्यों आए हैं? लाइक आवर सेल्स. हमारी तरह बैठे. द ओल्ड हाउसर. एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जिसका नाम है हाउसर. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. और उसने भी स्पेशल ड्रेस पहनी है. देखिए इस तरह की स्पेशल ड्रेस को हम बोलते हैं सेरेमोनियल ड्रेस. सेरेमनी होती है फंक्शन. फंक्शन में जो ड्रेस हम पहनते हैं, मानो किसी की शादी में या फंक्शन में जब हम जाते हैं तो इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है. फॉर्मर मेयर. पिछली बार का जो मेयर है, जो नगर प्रमुख है. फॉर्मर पोस्ट मास्टर. जो इससे पहले पोस्ट मास्टर होता था. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. और साथ में और भी बहुत सारे व्यक्ति. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, गांव के इतने सारे व्यक्ति यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों वहाँ पर बैठे हैं? The Enhauser had bought the old primer. प्राइमर होता है प्राइमरी
की क्लास की बुक, जिसे हम अक्सर कायदा कहते हैं। आप भी बोलते हो कि कायदा, या बिल्कुल पहली बुक, माई फर्स्ट बुक। अपनी पुराने कायदे को, एक पुरानी बुक को, अपने पुराने अल्फ़ाबेट की बुक को लेकर वहाँ पर आया हुआ है। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पर खोल के रखी है। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने चश्मों से वो उसके पेजेस के अंदर से देख रहा है। क्या देखता है, आइए हम भी देखते हैं। While I was wondering about it, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, मिस्टर हैमेल चेयर पे जो थे, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, टोन होता है बोलने का लहजा, अपने उसी पुराने लहजे में वो बोल उठते हैं। क्या बोलते हैं? My children, this is the last lesson I shall give you. अब ये खबर क्या आ गई है? लास्ट लेसन। लास्ट क्यों भाई? आज तो टेस्ट भी होना था। टेस्ट किस चीज का होना था? पार्टिसिपल्स का। और अब जाके आया है द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक भी यही है, द लास्ट लेसन। बट द क्वेश्चन अराइजेस, आप भी सोचिए, क्या कारण हो सकते हैं कि ये लेसन आज हमारा अंतिम लेसन हो? ये देखिए आंसर दिया है, द ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब ये बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, जो संयुक्त सेना, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, तीनों को मिला के पर्सिया, उनकी सेनाओं की अध्यक्षता कर रहा था जर्मनी। जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, और बर्लिन से हमें आदेश मिला है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन। अब तो देखो, आगे से हमारी भाषा ही चलेगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया टीचर आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच भाषा का तो ये आपका आज आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ध्यान से आज फ्रांस भाषा का अंतिम लेसन, मेरा आखिरी पाठ तुम पढ़ो। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। What a thunderclap these words were to me. Thunder होता है बिजली। ये शब्द मेरे कानों में बिजली की तरह कौंधते हैं, बिजली की तरह गिरते हैं। Oh, the wretches! That was what they had put up एट द टाउन हॉल। अब सारी बात उसकी समझ में आ जाती है कि क्यों टाउन हॉल में वो लोग इकट्ठा हुए थे, और क्या आदेश हो सकते हैं टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम लेसन है ये तो मेरा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब तो मैं फ्रेंच भाषा को सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब इसको भी काफ़ी बुरा लगता है, सॉरी फील करता है कि काश मैंने अपनी मातृभाषा सीख ली होती। तो यहाँ पर मातृभाषा, फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, फ्रेंच भाषा उनकी मातृभाषा है। कल से विदेशी सेनाएं ये उनको अलग कर देंगे अपनी मातृभाषा से, तो आज अचानक उसका अपनी भाषा के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। किसका? फ्रेंच का। फ्रेंच कौन है? द लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा। 4 किस लिए? सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे इकट्ठे करता रहता। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कभी खेलता रहता। मैंने कभी भी अपनी बुक्स पर ध्यान नहीं दिया। सच न्यूसेंस, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स।
अब मैं अपने देश की भाषा की ग्रामर, अपने संतों की पुरानी बातें और भी बहुत सारी चीज़, अब मैं इन सब के बारे में कैसे जान पाऊँगा? ना मैं भाषा का व्याकरण सीख पाऊँगा और ना ही इतिहास। मुझे इस सब की जानकारी कैसे होगी? वर old friends now that I could not give up. And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. आज तो मैं सारी बातें मानो मेरे लिए अतीत हो गई थी और मैं सब कुछ भूल गया था। याद था तो सिर्फ ये कि कैसे मैं अब फ्रेंच सीख पाऊंगा। पुअर मैन, इट वॉज in honor of this last lesson that he had put up on his fine Sunday clothes. इतनी प्यारी ड्रेस भी उन्होंने इसीलिए पहनी है। And now I understood, और अब सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है। और अब सब कुछ फ्रेंच के समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है? Why the old men of the village were sitting, क्यों आए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, उन्हें भी दुख था इस बात का, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो बचपन में स्कूल क्यों नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। देखिए, 40 साल से जो अध्यापक आपके शहर में, आपके स्कूल में फ्रेंच भाषा को सिखा रहा है, अचानक उनको नौकरी से हटना पड़ता है, अचानक नई भाषा स्कूल में लगा दी जाती है, अचानक हम जर्मनी के ऑर्डर मानने के लिए विवश हो जाते हैं। कितनी असहायक की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है। और फ्रेंच भी बिल्कुल उदास हैं, गांव वाले भी उदास हैं, और सबसे ज़्यादा उदास है मिस्टर हैमेल, जो अपनी 40 साल की सेवाओं के बाद भी वहाँ के अपने नहीं हो पाए और उन्हें जाना पड़ा। फेथफुल सर्विस, कितनी ईमानदारी से उनने सर्विस की थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, तो ये सभी गांव वाले ये रिस्पेक्ट दे रहे थे मिस्टर हैमल के लिए। While I was thinking of all this, I heard my name called, तभी मेरा नाम पुकारा जाता है। It was my turn to recite, और मुझे कुछ बोलना था। What would I not have given to be able to say, जो मैं कहने के काबिल नहीं था। That dreadful rule for the participle, और टीचर पूछ ही लेता है वो पार्टिसिपल का रूल। All through very loud and clear and without वन मिस्टेक, बोला लाउड बोलना है, क्लियर बोलना है, और कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो शुरू में ही भूल गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने बेंच पर ही खड़ा रहता हूँ। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, तभी मिस्टर हैमल कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर रोज हम कहते बहुत समय है, कर लेंगे कर लेंगे। और रहीम जी का दोहा भी याद आता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें नहीं पता कल क्या होना है, लेकिन बच्चे अक्सर इस दोहे को भी उल्टा कर देते हैं। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, पल और अभी इतनी जल्दी काहे की, अभी पड़े हैं बरसों। लेकिन कोई नहीं जानता कब आपका समय खत्म हो जाता है, कब आपको क्या आदेश मिल जाते हैं। और हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, पता नहीं भगवान कब पर्दा गिरा दे और कब हमें आगे जाना पड़े। और फिर मिस्टर हैमल कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है पूरे के पूरे एलसेक के साथ,
कि वो चाहते हैं कि हम कल सीखेंगे, लर्न इट टुमारो। ये टुमारो कभी नहीं आता। आने वाला पल किसी को नहीं पता क्या होगा। सॉन्ग भी है हमारा, आने वाला पल जाने वाला है, और अब मिस्टर हैमल भी जाने वाले हैं। नाउ यू सी वेयर यू हैव कम। देखिए, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्से, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। Now, those fellows out there will have the right to say to you, अब तुम्हें दूसरों की बात माननी पड़ेगी, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम सिर्फ दिखावा करते हो फ्रेंच होने का। देखिए, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर राइटर ने उठाई है कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ का काम करें कि वहाँ का काम करें, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। आज देखिए, मैं चला जाऊंगा और तुम अपनी ही मातृभाषा को ना सीख पाओगे ना बोल पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, यू हैव ऑल द ग्रेट डील टू reproach ourselves विद। तुम अगर हमारे साथ चलते तो तुम भी इस फ्रेंच भाषा को सीख पाते। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें लर्न करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे अकेले कितना याद करेंगे। ना केवल अध्यापक की अपितु पेरेंट्स की भी उतनी ही ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने में मदद करें, और क्योंकि तुम्हें अपने माता पिता से वो मदद नहीं मिल पाई है इसलिए तुम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, तुमसे काम कराने में भी उन्हें तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहिए था। प्रेफर किया उन्होंने, ज़्यादा पसंद किया। एट द मिल्स, कि किस तरह से जो रास्ते में तुम्हारे मिल्स आई थी, फैक्ट्रीज आई थी, उनमें तुम्हें काम करना पड़ा, इससे तुम्हारा समय वेस्ट हुआ और उस कारण भी तुम ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, केवल पैसा कमाना जीवन में सब कुछ नहीं है। एंड आई हैव टू ब्लेम आल्सो। और देखिए, अब जब ब्लेम की बात आएगी तो ये ब्लेम एक पर नहीं रहेगा। ब्लेम गेम ऐसा ही होता है, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और तुम्हारे न सीखने का काफी कुछ उत्तरदायित्व मेरे ऊपर भी आता है। Have I often sent you to water my flowers? मैंने भी तुम्हें कई बार फूलों में पानी देने के लिए भेजा। Instead of learning your lessons, और तुम अपने पाठ याद नहीं कर पाए। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और मैं तो फिशिंग के लिए भी जाता, मछली वगैरह पकड़ने जाता, तो भी मैंने नहीं दिया जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दे दी? देन काश मैं उस छुट्टी पर भी तुम्हें एक्स्ट्रा काम कराता तो भी आप सीख सकते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक चीज से दूसरी चीज, मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक बात से दूसरी बात बताता रहा। क्या? इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, ये सबसे सुंदर भाषा है पूरे वर्ल्ड की। अब देखिए, ये जो वो मैप जो हमने तब देखा था वही मैप है। थोड़ा सा स्मॉल करके हम देखेंगे तो ये फ्रांस उन्होंने दिखाया है, और फ्रांस पर किस तरह से कब्जा हो जाता है वो सारा का सारा मैप में दिखाया है। हम इस लेसन के बाद ये लिंक भी शेयर कर लेंगे, मैप वगैरह भी आप लोग देखना। डिस्क्रिप्शन का तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। जब भी आप बेटा कोई वीडियो देखते हैं, अगर समय नहीं है तो वीडियो चलाकर आप सुनते रहें, घूमते रहें, और आवाज़ आपके कानों में जाती रहेगी। ऐसे भी लर्निंग की जा सकती है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा था। आपकी वीडियो को आप हमेशा फुल पेज करके देखें, फुल स्क्रीन। कैसे? स्क्रीन को टच करेंगे, नीचे एक चतुर्भुज सी आएगी, उसको टच करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पर फुल स्क्रीन आ जाएगा लेसन, तो वो भी आप देख सकते हैं आराम से। तो आइए नेक्स्ट पेज हम पढ़ते हैं। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट
फिर वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। पूरे विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल साइंटिफिक वैज्ञानिक की भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज बन जाता है। एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, कभी मत भूलो, स्लेव होता है नौकर। जब लोगों को ज़बरदस्ती नौकर बनाया जाता है, जैसे अब हम जर्मनी के अधीन हो गए हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर तो आप अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुड़ कर रहोगे, होल्ड करोगे, पकड़े रखोगे, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसे मानो कि तुम्हारी जेल की यही एक चाबी है, यही तुम्हें इस जेल से बचा सकती है। देन ही ओपन्ड ग्रामर, व्याकरण की पुस्तक खोलता है, एंड रीड अस आवर लेसन, पाठ पढ़ाता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी, वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे ये सारा का सारा समझ में आता है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट, मैं भी ये देखता हूँ कि आज मुझे ये सारा इतना आसान क्यों लगता है। कारण बताता है, आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, पहले मैंने कभी इसे सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद टीचर ने भी इतनी शांति से पहले कभी नहीं पढ़ाया। तो यहाँ से हमें एक लेसन का और पता लगता है कि टीचर को कभी भी बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप शांति से पढ़ाओगे तो बच्चे क्यों नहीं समझेंगे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसे लगता था कि जाने से पहले हमारा अध्यापक हमें सब कुछ सिखा कर जाना चाहता है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और हमारे सिर में डाल देना चाहता है सब कुछ एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमें फिर लिखने का लेसन मिला। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हम सब के लिए नई कॉपी हमारे टीचर लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रेंस एल्सिक, फ्रेंस एल्सिक। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और सभी बच्चों के हाथ में कॉपी थी, ऐसे लगता था मानो के देश के झंडे पूरी कक्षा में इधर उधर फैले हुए हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, हमारे बेंच जिन पर हम बैठते थे उनके ऊपर हमने ऐसे लगा रखा था जैसे कि फ्रांस का झंडा लहरा रहा हो। पर अफसोस, अब फ्रांस का झंडा इस कक्षा में कभी नहीं लहरा पाएगा, क्योंकि इस पर जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, जिन तीनों को मिला के पर्सिया कहा जाता है, पर्सिया के सैनिक ड्रिल कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और अब तो फ्रांस के इन दो जिलों पर पर्सिया का कब्जा है, जर्मनी का कब्जा है। बर्लिन के ऑर्डर चलेंगे, बर्लिन हमारी नई राजधानी होगी। You ought to have seen how everyone set to work, देखो सारे कैसे वर्क के लिए सेट हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, आवाज़ आ रही थी तो पेन के कॉपी पर लिखने की भी आवाज़ आ रही थी। इसे हम कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कि अगर कोई पिन भी कमरे में गिरेगी तो उसकी भी हमें आवाज़ सुनाई देगी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बाहर से कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट उड़कर आ जाते हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन आज तो कोई इनकी तरफ भी नहीं देख रहा है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे से छोटों की तरफ भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि मानो ये भी सब कुछ फ्रेंच के बारे में ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स
कूड वेरी लो, आज तो कबूतर भी कूक कूक की आवाज़ कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कम, काफ़ी धीमी आवाज़। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से सोचता हूँ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या अब वो कबूतरों से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे। दैट वाज द क्वेश्चन, कि हमसे तो ज़बरदस्ती हमारी भाषा छीन ली गई है, लेकिन क्या वो कबूतरों से भी जर्मन भाषा बुलवा देंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless. और जब मैं ऊपर देखता तो मुझे दिखते हमारे फ्रेंच के अध्यापक मिस्टर हैमल, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, चुपचाप बैठे थे इन हिज चेयर, कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी एक चीज़ को देखते कभी दूसरी, क्योंकि इस क्लासरूम की हर चीज़ से उन्हें उतना ही प्यार था, हो भी क्यों ना वो पिछले 40 वर्षों से यहाँ इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्मॉल रूम, कैसा दिखाई देता है, फैंसी, सब कुछ बहुत ही इमेजिनेशन, फैंसी, सौपन, परियों की कहानियों की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा था। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से तो वो वहीं हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर गार्डन है उनका, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा बैठी है। आगे चलते हैं, आखिरी पेज आ गया है हमारा, इसमें क्या कहना चाहते हैं राइटर। Just like that, only the desk and bench had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. वही बेंच हैं, वही वॉलनट के पेड़ हैं बाग में, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, खुद उसके द्वारा बोए गए। देखिए इन पैरों में उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी दिखाया गया है, पेड़ लगाए हैं, बेल लगाई है, सब कुछ हरा भरा उन्होंने किया है, सब कुछ अपना मान कर किया है, और अचानक एक कागज का टुकड़ा सब कुछ पराया कर देता है। मानो गदर मूवी में जिस तरह से सनी देओल कहता है कि एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो विद्रोह भी हमारे अध्यापक नहीं कर पाए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना उनका दिल टूटा होगा। टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारा गरीब आदमी सब कुछ कैसे छोड़ेगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स, कमरे के ऊपर ही उनकी बहन अपने सारे सामान को पैक कर रही है, वो अपने ट्रंक उठाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें ये देश भी छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन हिम्मत देखिए इंसान की, अपना लास्ट लेक्चर भी पूरा ले रहा है, उनके अंदर पूरी हिम्मत है कि हर लेसन को सुनेंगे, आखिर तक पढ़ाएंगे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री पढ़ाई उन्होंने। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू, और उन्होंने फिर पूरा वर्णमाला पढ़नी शुरू कर दी, बा बेबी बोबू, किस तरह से उनको पढ़ाया जाता था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, हाउजर ने भी चश्मा लगा लिया है। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी प्राइमरी की बुक को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी उनकी तरह बोलने शुरू करता है, बा बेबी बोबू। यू कुड सी दैट ही टू was crying, his voice trembled with emotion, और उसकी आवाज़ में भी आज कंपन है, उसका गला अवरुद्ध हो गया है और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है। मानो भीष्म पितामह अंतिम समय में अपनी बाणों की सैया में बैठे हैं और अपना अंतिम उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भारी हो रही है कि किस प्रकार से उन्हें हस्तिनापुर को छोड़कर जाना
पड़ेगा। मैं महाभारत से इसलिए यहाँ पे रिसाइट कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में महाभारत और रामायण हमारे टीवी में अभी अभी दिखाई गई है, और अगर हम दैनिक जीवन के उदाहरण लेंगे तो हमें कहना, बोलना, सुनना सब बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एंड इट वॉज सो फनी, सब कुछ इतना मजाकिया लग रहा था टू हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। और इस अंतिम पाठ तो मुझे भी पूरा ही समझ में आ गया, कितना प्यारा पाठ था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी घड़ी की आवाज सुनाई देती है। चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और घंटा बोलता है। जैसे हमारे यहाँ घंटा घर है वैसे ही वहाँ चर्च क्लॉक है। चर्च क्लॉक मीन्स घंटा घर। घंटा घर में 12 बजे की बेल बजती है। देन द एंजलस, और एंजलस की समय हो जाता है, प्रेयर करने का समय हो जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, और वो जो सैनिक परेड कर रहे थे उनके भी ट्रम्पेट, ढोलक बजने शुरू हो जाते हैं, मानो कोई ढम 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 ढोलक बजा रहा हो। और ये ढोलक बज रहे थे रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, परेड से वापस जाने के उनके ढोलक बज रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमारे कक्षा की खिड़कियों के पास वो बज रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, बिल्कुल पीले, बिल्कुल मोशनलेस। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, इतना लंबा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि हमने हमेशा उन्हें कुर्सी पर बैठे ही देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा मेरे दोस्तों, आई, और उनका गला रुक जाता है, आई, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, चौक होना तक गले का अवरुद्ध हो जाना। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो बोल नहीं पाता है। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, अब देखिए फिर वो बोर्ड की तरफ मुड़ जाता है। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक उठाता है, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो इतना बड़ा लिख देता है जितना बड़ा वो लिख सकता है। विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाइव मीन्स लिव, ला मीन्स लॉन्ग, और फ्रांस तो फ्रांस है ही। लिव लॉन्ग फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस। अंतिम उनके शब्द, बल्कि शब्द तो निकल ही नहीं पाते। अगर क्वेश्चन आता है तो मिस्टर हैमल के अंतिम शब्द थे आई, और उसके बाद उसका गला चोक हो जाता, कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए वो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, लिव लॉन्ग फ्रांस, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा फ्रांस हमेशा लंबे समय तक जीवित रहे। जो उसका हिस्सा दुष्शत्रुओं ने कब्जा किया है वो भी वापस ले ले, और मेरा देश उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऐसी भावना के साथ जब वो बोल नहीं पाता तो ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख देता है। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुकता है, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार के साथ लगा लेता है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से इशारा करता है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं, अब हमारा स्कूल जो है वो डिसमिस हो जाता है। और इसी के साथ हमारा लेसन है, जो हमारा पाठ जो है वो भी डिसमिस हो जाता है। आप कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट में क्या आपने समझा होगा, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि बहुत लंबा लेसन ना हो जाए। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, अचानक मातृभाषा के प्रति उनका प्रेम जागृत हो जाता है। वो समझने लगते हैं कि कितना जो है वो उनका मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। ये सब बातें वो देखते हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कि क्या यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। What shows you this? How does this happen? तो आप बताइए क्या, कौन सी बात बता सकती है कि लोगों के अंदर भी मातृभाषा के प्रति प्रेम है, लेकिन ये अचानक जागृत हुआ है, पहले से क्यों नहीं है?
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अचानक से गांव के लोग आ जाते हैं। ओल्ड होजर, टोपी पहनी है, हाथ में प्राइमरी की बुक ली है। ओल्ड पोस्टमैन, ओल्ड मेयर और बहुत सारे विलेजर्स जब वहाँ आते हैं तो पता लगता है कि मातृभाषा के प्रति प्रेम तो इन्हें है, लेकिन वो कहीं छुपा हुआ था। फ्रेंच थिंग्स, क्या सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? जर्मन में किससे गाना गवाएंगे? याद आया कुछ? फ्रेंच कहता है कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि कल से फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या इन कबूतरों को भी पढ़ा दोगे? कैसे पढ़ाओगे इन कबूतरों को? क्या उनसे गाना गुटरगू कू कू द साउंड ऑफ द पिजन, वो कैसे जर्मन भाषा में आएगी? परिंदे हैं, आज़ाद हैं, इसी तरह से उड़ते रहेंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट कर लेते हैं। दो करते हैं, उसके बाद बाकी आप कर लेना। व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, ये देखिए, अ पीपल, लोगों का समूह, आर एंस्लेव्ड, उनको जब गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। गुलाम तो आप बन ही चुके हो, अगर अपनी जड़ों को पकड़े रहोगे, अपनी संस्कृति, अपनी कला को पकड़े रहोगे, तो ऐसे लगेगा मानो इस जेल से तुम छूट सकते हो। मैं आपको बता दूं, 10th क्लास में आपने नेल्सन मंडेला पढ़ा होगा। नेल्सन रूहिल लाला मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किस तरह से वो अपने देश के लोगों को एक सूत्र में बांधकर आज़ादी के लिए लड़ते हैं। किस तरह से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने अपनी मातृभाषा को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। कब तक? जब तक वो अपनी मातृभाषा से, अपने राष्ट्र से प्रेम करते रहे। वैसा ही संदेश इसमें भी दिया है। और कैन यू थिंक ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। और ये देखिए, व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, कहीं पर भी जो लैंग्वेज की माइनॉरिटी होती है, जो कम लोग किसी भाषा को बोलते हैं, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, वो अपनी भाषा को कैसे अलाइव रख सकते हैं, अपनी भाषा को सीख कर, लिख कर अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। और कोई भी रास्ता नहीं है अपनी मातृभाषा को जीवित रखने का। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन। और इसको लिखा है अल्फोंस डॉडे ने, और अल्फोंस डॉडे बहुत ही बढ़िया राइटर रहे हैं। इन सब बातों के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, और हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आप सभी इस लेसन के अंत तक हमारे साथ जुड़े। अब जुड़े हैं तो आपको समझाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी डाउट अगर है तो आप दोबारा इसी लेसन को लगा करके ईयरफोन से या जेब में डाल करके आप दोबारा इस लेसन को सुन भी सकते हैं। दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन कर आप इस लेसन को भी पक्का कर सकते हैं। इन सब के साथ मैं डॉक्टर जितेंद्र, आपका दोस्त, अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।